नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो 19 जून 1966 को शिवसेना का गठन हुआ था, लेकिन 2023 में आज की तारीख के बाद शिवसेना जानी जाएगी तो एकनाथ शिंदे के तौर पर जानी जाएगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा ऐलान करते हुए, एक बड़ा फैसला देते हुए उद्धव की शिवसेना को शिंदे के हाथों सौंप दिया। उनका जो पार्टी का नाम है, जो सिंबल है, अब वो एकनाथ शिंदे इस्तेमाल करेंगे चुनाव में। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने ऐसा क्यों किया, ये परिस्थितियां कहां से पैदा हो गई और उद्धव ठाकरे के पास अब क्या विकल्प बचता है, इसको लेकर बात करेंगे। संजीव त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे बीच है। संजीव जी, इलेक्शन कमीशन ने ऐसा क्यों किया, कैसे ये परिस्थितियां क्रिएट हो गई, उद्धव की शिवसेना बागी शिंदे के हाथों में कैसे पहुंच गई? आपने कहा कि 1966 में फॉर्मेशन इस दल का हुआ था। बाला साहब ठाकरे ने इसे फाउंड किया था और 1966 में ये दल अस्तित्व में आया और 66 सालों बाद ही ओरिजिनल फाउंडर्स के परिवार के हाथ से निकल गया। आज 66 साल पार्टी को हो गए हैं और ये समझिए कि 66 का आंकड़ा जो है ये पार्टी के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए बहुत अच्छा नहीं हुआ। पहले सरकार चली गई, हाँ, मुख्यमंत्री का पद उनके पास था, वो चला गया और अब पार्टी भी चली गई, सिंबल भी चला गया। शिवसेना का जो नाम था 1966 में, जिस नाम से बाला साहब ने पार्टी बनाई थी, वो नाम भी चला गया और जो तीर धनुष का उनका चुनाव निशान था वो भी चला गया। हालांकि शुरुआती दौर में बाघ हुआ करता था, पहले बाघ हुआ करता था, क्योंकि बाला साहब को उससे आइडेंटिफाई करते हैं। बाद में ये निशान मिला था और आप समझिए कि अब से कुछ देर पहले जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करने आ रहा था तो मैं देख पा रहा था जो दादर में सेना भवन है, ठीक ऊपर फोटो लगा है बाला साहब का और एक मूर्ति भी है वहाँ पर बाला साहब की लगी हुई। वहाँ बाहर शिंदे समर्थक पहुँच चुके थे और उन्होंने पटाखे और झंडा सब कुछ लहरा रहे थे वहाँ पे। एक तरह से कह सकते हैं कि जो लेगेसी है, विरासत जो बाला साहब की है, वो इस फैसले से पूरी तरह से निकलकर उद्धव ठाकरे के हाथ से अब वो एकनाथ शिंदे के हाथ में चली गई। अब ये कोई नहीं कह सकता कि शिवसेना परिवारवाद का शिकार है, क्योंकि शिंदे जी के हाथ में आ गई है अब कमान। ये बात चुनाव आयोग ने कह दी। हाँ, चुनाव आयोग ने ये बात कह दी और इस फैसले की आपने पूछी क्या वजहें हैं। क्योंकि एकाएक नहीं हुआ, काफी महीनों से इसको लेकर जंग जारी है। जी हाँ, देखिए जून 2022 का महीना था जब ये बगावत पार्टी के भीतर हुई। पार्टी के कुछ विधायकों को लेकर के एकनाथ शिंदे, मौजूदा मुख्यमंत्री, वो चले गए पहले सूरत और फिर वहाँ से वो चले गए असम के गुवाहाटी और वो तब तक वहाँ रहे जब तक ये सुनिश्चित नहीं हो गया कि उनकी सरकार बनने जा रही है। वहाँ से वो जब लौट करके आए, वो खासा हंगामा हुआ था, आपको याद होगा। जब वो लौट करके पहुँचे मुंबई तो अचानक से ये खबर सामने आई कि सरकार तो बनेगी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की, लेकिन शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बावजूद इसके कि सीटों का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। मात्र 55 ही तो जीत हुई थी शिवसेना की 2019 में, मात्र 55 एमएलए। लेकिन जब सरकार बनाने का समय आया तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी ही रणनीतिक तरीके से अपना दावा छोड़ करके, सब मान के चल रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मुख्यमंत्री के पद के लिए, उसी कुर्सी के लिए तो लड़ाई हुई थी बाला साहब के परिवार से, उद्धव ठाकरे से, तो फिर वो छोड़ने वाले थोड़ी ना है। लेकिन उन्होंने छोड़ दिया वो कुर्सी, एकनाथ शिंदे को वो कुर्सी दे दी गई। उनके पास मात्र 40 एमएलए थे, तो ये कुर्सी उनको सौंप दी गई और वो मुख्यमंत्री बन गए। तो उस वक्त न केवल वो मुख्यमंत्री बने, बल्कि उन्होंने चुनाव आयोग जाकर के दावा भी ठोक दिया कि हम ही ओरिजिनल शिवसेना हैं और हमें ही पार्टी सिंबल दिया जाए, हमें ही दिया जाए वो जो तीर कमान का निशान है और पार्टी का नाम।
और जो पार्टी हेडक्वार्टर्स है वो हमारे नाम आए। मामला जब चुनाव आयोग में पहुंचा तो डिस्प्यूट का हो गया, फिर वो उद्धव ठाकरे गुट भी पहुंच गया और कई सुनवाइयां हुई। इसी बीच अंधेरी का एक बाईपोल आ गया। अंधेरी में उपचुनाव होने वाले थे अंधेरी वेस्ट की सीट के लिए, और उसके लिए तो अब चुनाव निशान चाहिए थी। तो अक्टूबर के महीने में इस चुनाव निशान को फ्रीज कर दिया गया। अक्टूबर 2022 को ये जो तीर कमान है, कहा गया सुनवाई चल रही है, लेकिन चुनाव आपको जाना है तो आप चुनाव लड़ने के लिए अलग आपको हम सिंबल देते हैं। तो दो तलवारों वाला, दो तलवार, ये सिंबल दिया गया शिंदे गुट को, और एक मशाल वाला जो सिंबल था वो दे दिया गया बाला साहब ठाकरे उद्धव गुट को। और पार्टी का नाम भी दे दिया गया कि बाला साहब ठाकरे उद्धव गुट, इस तरह से कर दिया। और उनका बाला साहब ठाकरे शिवसेना, ऐसे करके कुछ नाम दे दिया गया। अब ये सिलसिला चल रहा था, सुनवाई पे सुनवाई हो रही थी, अपना पक्ष रख रहे थे दोनों जा करके, और आज फैसला आ गया कि भाई शिवसेना का नाम जो है वो एकनाथ शिंदे को मिलेगा। वजह बताई गई दो। पहली वजह कि जितने एमएलए चुने गए हैं, 55 एमएलए चुने गए थे, 40 एमएलए साथ हैं एकनाथ शिंदे के। तो जनसंख्या जो है उनके वोटर्स की वो ज्यादा है, बिल्कुल। यानी कि ज्यादा कार्यकर्ता, ज्यादा समर्थक एकनाथ शिंदे के पास है। 55 में से 40 एमएलए अगर उनके पास हैं, तो हर एमएलए के समर्थन के वोट्स को जोड़ा गया और पाया गया कि ज्यादा वोट जो शिवसेना को मिले थे वो तो शिंदे साहब के पास हैं। 55 में से 40 एमएलए, 15 एमएलए मात्र उद्धव ठाकरे के पास थे, और उनका जोड़ा गया, उनको जो वोट आए थे वो कम थे। दूसरे 18 लोकसभा सांसद भी हैं शिवसेना के, उसमें से 13 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ, और उनके वोट जोड़े गए तो वो करीब 77%। मात्र 5 सांसद शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास वोट जोड़े गए तो मात्र 27%। तो चुनाव आयोग ने तय किया कि जो पॉपुलर मैंडेट है, ज्यादा वोट जो है, वो पिछले जो 2 चुनाव हुए हैं उसके लिहाज से लोकसभा और विधानसभा पाया ये जाता है कि वो एकनाथ शिंदे गुट के पास ज्यादा है आज की तारीख में, और इसीलिए ये इलेक्शन सिंबल और ये पार्टी का नाम दोनों एकनाथ शिंदे को दिए जाते हैं। अब क्या रह जाता है? उद्धव ठाकरे के पास कह दिया गया है कि आपको एक मशाल का चुनाव निशान दिया है, उसका इस्तेमाल करिए, और साथ ही साथ आपकी पार्टी का नाम होगा शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, जो पहले नाम थे। माया मिली न राम, हाथ से सब कुछ गया, और भारतीय जनता पार्टी से जो अदावत उनकी हुई थी वो सैद्धांतिक थी, स्वार्थ के आधार पर थी। प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा ताकतवर पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसके साथ 1998 में जुड़ करके एक लंबी सक्सेसफुल यात्रा, आप जानते हैं हिमांशु, तय की गई थी शिवसेना के द्वारा। 20 सालों का करीब करीब वो लंबा साथ, वो जब टूटा तो फिर बाला साहब के परिवार के हाथ में न पार्टी रही न चुनाव निशान। अब क्या विकल्प बचता है उद्धव ठाकरे के पास में? वो क्या करेंगे आगे? क्या उनका कदम अगला क्या हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी ने तो एक तरह से जब उनसे अदावत ये पाली है तो उसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को झूठा कहा है। इसको ऐसा लगता है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल पे लगा रखा है। क्यों झूठा? क्योंकि चुनाव के नतीजे जब आए, विधानसभा पिछले चुनाव के नतीजे, तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और हम दोनों गठबंधन में लड़े, और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कहा था 2.5 साल आप रहेंगे मुख्यमंत्री, 2.5 साल बीजेपी वाले रहेंगे। बंद कमरे वाली बात ये बंद कमरे में हुई थी, और कहने वाले अमित शाह थे। ऐसा उद्धव ठाकरे का कहना है। तो आप वादा पूरा करिए। अमित शाह जी ने कहा कि जी नहीं, हमने तो कुछ नहीं कहा था, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। उन्होंने कई इंटरव्यूज में इस बात को कहा, कोई बात नहीं हुई थी। उद्धव यही कहते रह गए। उद्धव साहब ये कहते रहते हैं कि
हमेशा मेरे को धोखा हुआ, मुझे धोखा दिया गया है। और जो धोखे की फहरिस्त है उसमें पहला धोखा इसी को वो गिनाते हैं कि कह करके आपने कुर्सी नहीं दी। और इसी बात को ऐसा लगता है कि साबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने खुल करके उस गुट का साथ दिया जो शिवसेना का कांग्रेस के साथ जो अलायंस हो रखा था उससे असहज था। शिवसेना कौन सी पार्टी थी, जरा सोचिए हिमांशु। तो आप पाएंगे शिवसेना एक ऐसी पार्टी थी जो महाराष्ट्रवाद, जो एक स्थानीय भावना होती है, उस भावना के साथ उपजा हुआ एक गुट था 1966 में। और उस वक्त नारा दिया गया था बाला साहब के द्वारा, बजाओ पुंगी भगाओ लुंगी। लुंगी उस वक्त साउथ इंडियंस के लिए प्रयुक्त होता था, परिधान उनका परिधान था। और उनका वर्चस्व बढ़ रहा था मुंबई पर। मुंबई सब जाते हैं, आज भी जाते हैं। सपनों का शहर, ड्रीम सिटी, फिल्में, फाइनेंशियल कैपिटल, अर्थव्यवस्था का केंद्र, सब कुछ है मुंबई। तो वहां पर उनका वर्चस्व बढ़ने लगा दक्षिण भारतीयों का। तो जो स्थानीय लोग थे उन्हें जब दिक्कतें आई कि उन्हें लगा मेरी हक वो जा रही है, हक मारी हो रहा है हमारा, उन्होंने बोला, नारा दिया, उठाओ भगाओ लुंगी बजाओ पुंगी। और ये भगाना शुरू किया जो साउथ इंडियंस को। तो उसका नतीजा ये हुआ कि पार्टी महाराष्ट्रियंस में चर्चित होती चली गई। और वहां से वो ये जो स्थानीय का मुद्दा है ये लेकर के आगे बढ़ती चली गई। और बाला साहब तो उनकी मृत्यु 1912 में हुई, वो शीर्ष पर जाते चले गए, वो कभी नीचे आए ही नहीं। और वो जो कहते थे पावर अनटू हिमसेल्फ, कोई पद नहीं लिया उन्होंने, शिवसेना प्रमुख का पद छोड़ करके उन्होंने कभी कोई पद नहीं लिया, लेकिन मुख्यमंत्री बनाए उन्होंने, 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री अपने हाथ से बनाए उन्होंने। और जब तक वो रहे पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा बड़ा भाई और छोटा भाई भारतीय जनता पार्टी और बड़े भाई के तौर पर शिवसेना रही। लेकिन धीरे धीरे ये जो समीकरण था ये बदलने लग गया, जैसे बिहार में हुआ था। ये समीकरण बिगड़ा इसलिए भी क्योंकि उद्धव की महत्वाकांक्षाएं सरकार में बैठने की हो गई। क्योंकि कहा जाता है कि बाला साहब जब तक थे तब तक वो किंग मेकर की भूमिका में थे, वो किंग बनना नहीं चाहते थे लेकिन बनाते थे। सारी जो बैठकें होती थी वो फिर जाकर उन्हीं के घर पर होती थी। तो वो जो किंग मेकर से किंग बनने की जो महत्वाकांक्षा थी उद्धव ठाकरे की, क्या उसने पार्टी को इतने संकट में डाल दिया कि अब पार्टी उनके हाथ में है ही नहीं? सबसे पहले तो परिवार को डाला। देखिए बाला साहब जब सत्ता में आए तो उस वक्त जैसा कि आपने कहा उन्होंने पहले मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री बनाया, नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनाया। जहां रहते थे उस घर का नाम मातोश्री है। मातोश्री सारे शिव सैनिकों के लिए एक तरह से धाम की तरह था। बड़ा श्रद्धा मातोश्री के प्रति, और कितनी ही फिल्में बन गई और मातोश्री को लेकर। लेकिन साल 2005 की बात है, पार्टी के भीतर जब उद्धव ठाकरे का यूं कह लीजिए कि उनका एक दबदबा बढ़ना शुरू हुआ, और उद्धव नेचुरल पॉलिटिशियन लगते नहीं है, देखने से भी और हैं भी नहीं, वो एक आर्टिस्ट हैं। पर जो स्थिति थी बाला साहब के परिवार में, उसमें बड़े बेटे जो थे वो यूं ही थे, बहुत सीरियस नहीं माना जाता था उनको। बीच में उद्धव, और छोटे वाले जो थे वो शायद उनका पहले ही कहीं देहांत हो गया था वो थे नहीं। तो एक ऐसी स्थिति बनी जिसमें कि बाला साहब बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लगे उद्धव ठाकरे पर। और उद्धव ठाकरे 2005 तक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभाने लगे पार्टी में, हर बड़े फैसले में होते थे। जबकि वो एक आर्टिस्ट थे, अलूफ रहते थे पहले राजनीति से, और बाला साहब ही संभालते थे। लेकिन बाला साहब की अवस्था गिरने लगी तो उद्धव का कद बढ़ने लगा। ये बात लोगों को पसंद नहीं आई। उसी वक्त नारायण राणे सबसे पहले बाहर हुए, कुछ ऐसी बातें, बगावत की बू आई। और फिर सबसे बड़ी बात जो परिवार को कमजोर कर गई वो थी राज ठाकरे की बगावत। वो तो एक्सपेल किए गए नारायण राणे, लेकिन राज ठाकरे खुद परिवार छोड़कर चले गए
दूसरी पार्टी और बना ली। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS उन्होंने बनाया शिवसेना की तर्ज पर। हालांकि वो कभी भी वो सफलता हासिल नहीं कर पाए, पर राज ठाकरे एक बहुत बड़ा नाम थे और कहा यही जाता था कि शिवसेना अगर बाला साहब के बाद कोई चला सकता है तो वो राज ठाकरे हैं। लेकिन ये बात बाला साहब को मंजूर नहीं थी, उन्हें तो उद्धव ठाकरे चाहिए थे। नेचुरल पॉलिटिशियन राज ठाकरे थे, बेटे जो थे वो उद्धव ठाकरे थे। अच्छा, आपने एक जिक्र किया कि जब उद्धव ठाकरे के हाथ में चीज़ें आने लगी 2005 तो लोगों को पसंद नहीं आया। वैसे ही यहाँ भी हुआ, जब आदित्य ठाकरे के हाथ में चीज़ें जाने लगी तो शिंदे गुट जो है उस चीज़ को पचा नहीं पा रहा था, और बगावत करने की वजह एक ये भी थी कि हर चीज़ में इंटरफेरेंस बढ़ रहा था। हाँ, अब दरअसल उद्धव ठाकरे को स्थापित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई बाला साहब ने, जब तक वो जीवित थे 2012 तक। 2005 में ही प्रमुख किरदार में आ चुके थे उद्धव ठाकरे, तो उन्हें 7 साल का अवसर मिला और इतने में वो स्थापित हो गए। बाला साहब के जाते जाते वो एक मजबूत नेता बन गए और उसके बाद सफलता मिलती गई। 2014 में सफलता मिली, जबरदस्त जीत मोदी वेव में हुई तो सब शांत रहे। लेकिन खटपट जो है वो तब से शुरू होने लग गई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कद था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलग अलग हो गए और भारतीय जनता पार्टी अलग होने के बावजूद बहुत जबरदस्त सीट लेकर के पहुंची और उसने सरकार बना भी दिया। याद करिए आप, देवेंद्र फडणवीस पहली बार CM बन गए। बाद में जब चूंकि एक ही वंश परंपरा के पार्टियां थी ये दोनों, तो बाद में एका हो गया और ये हो गया कि भाई हम साथ हैं, साथ ही रहेंगे, हम बहुत पुराने सहयोगी हैं। लेकिन ये एका फिर 2018 में खंडित हुआ विवाद में। फिर 2019 में चुनाव दोनों को लगा कि सामने बहुत बड़ी चुनौती है, फिर दोनों साथ हो गए। 2015-14 भले साथ न लड़े थे विधानसभा, लेकिन 2019 में साथ हो गए। और इस साथ का फायदा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को तो बहुत सी सीटें आई, क्योंकि अब तो इस बार शिवसेना भी उसके साथ थी। पिछली बार बिना शिवसेना के वो 100 पार कर गए थे और इस बार तो शिवसेना भी थी, तो और भी ज्यादा सीटें आ गई। इस बार गजब हुआ ये 2019 में कि शिवसेना की सीटें अलबत्ता घट गई, 55 पे आ गई। अब ये बात जो है, ये बात उद्धव ठाकरे को परेशान कर गई और उन्होंने कहा मुझे CM बनना पड़ेगा वरना पार्टी खत्म हो जाएगी। और फिर उन्होंने कहा, अमित शाह ने मुझे कहा था या नहीं कहा था ऊपर वाला जाने, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें बनना है। और फिर उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा, जबकि चुनाव में साथ लड़के आए थे। बीजेपी का साथ छोड़ा, महाविकास अघाड़ी बनी जिसमें कांग्रेस और एनसीपी ने उनकी दावेदारी को सपोर्ट किया। फिर वो सारी चीज़ें क्लियर हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं। अब क्योंकि धनुष बाण चलाएंगे शिंदे, तो शिंदे अगर धनुष बाण चलाएंगे तो उद्धव ठाकरे क्या मशाल लेकर ही घूमेंगे, या फिर उनके पास कोई ऑप्शन भी रहता है कि वो फिर से अपने हक की लड़ाई लड़ पाएं या फिर उसको पाने की कोशिश करें? सुप्रीम कोर्ट मसला केवल पार्टी का नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जाएंगे। आप शिवसेना तो जाएगी ही जाएगी सुप्रीम कोर्ट, वहां अदालत में चैलेंज भी किया जाएगा। लेकिन इसके पहले भी अदालत जाया गया था, जब फ्रीज किया गया था सिंबल को, तो डिसमिस कर दिया था उद्धव ठाकरे के उस प्ली को कि भाई ये फ्रीज न किया जाए। अदालतें अमूमन कम पार्टी अफेयर्स में दखल देती हैं। पार्टी ने कहा है, चुनाव आयोग ने कहा है कि पार्टी भी जो है ना, ये इस तरह से चल रही थी जैसे कि फैमिली सिस्टम हो। ये जो परिवारवाद का मुलम्मा चढ़ जाता है पार्टियों पर समय के साथ, ये उनका नुकसानदेह कारक भी बन जाता है। और आप देखेंगे कि शिवसेना के ऊपर आज जो आरोप लगे हैं वो यही आरोप है कि 1999 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, बाला साहब ठाकरे ने बनाया, उसमें कुछ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं की गई थी। प्रतिनिधि सभा कैसे चुनी जाएगी, कार्यकारिणी कैसे चुनी जाएगी। अब वो सारी बातें जो है 2018 की जो अमेंडमेंट्स हुई कॉन्स्टिट्यूशन में, स्वाहा कर दी गई और उद्धव ठाकरे बने रहे अध्यक्ष। कुछ इस तरह की व्यवस्था की गई। चुनाव आयोग ने कहा कि 1999 का कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे पास पार्टी ने जमा कराया था, 2018 वाला जमा ही नहीं कराया और आपने
कुछ इस तरह से बनाया है कि आपके चुने हुए लोग ही जो हैं, कॉटरी बन गई है, वही तय करते हैं कि अमुक ऑफिस बेरर कौन रहेगा, अमुक ऑफिस बेरर कौन रहेगा। आंतरिक लोकतंत्र है नहीं, तो पार्टी ठीक से नहीं चल रही है। इस कारण से भी ये आज का फैसला आया है। बस फैसले का होगा क्या? देखिए, एक तो आपने बता दिया विकल्प, कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट जा करके, पर राजनीतिक लड़ाइयाँ कोर्ट द्वारा निर्णित नहीं होती हैं। फर्ज करें कि चुनाव आप जीत गए हैं, आपको हरा दिया गया है, आप कोर्ट चले गए, 5 साल केस रहे, तब तक में लोकसभा ही खत्म। ऐसा होता है ना। तो इसीलिए राजनीतिक लड़ाइयाँ लोगों के बीच लड़ी जाती हैं। अब बहुत बड़ी चुनौती शिवसेना के उस विरासत को बचाने की उद्धव ठाकरे के पास है, जिसको ले उड़े हैं शिंदे। और वो ये कह रहे हैं कि बाला साहब और एकनाथ दिघे, इन दोनों के विचारों की जीत है। देखिए, बाला साहब के कंटेम्प्रेरी थे एकनाथ दिघे, और बड़े नेता थे, थाने में उनका दबदबा था। तो एकनाथ दिघे के चेले हैं शिंदे साहब। अभी तक किसी एक जाति समुदाय से शिवसेना आइडेंटिफाई नहीं होती थी, खासतौर पर जो वहां का सबसे दबदबे वाला वर्ग है, मराठा। अभी तक मराठा की पार्टी एनसीपी यही मानकर चला जाता था। भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीतिक समझ है उस राज्य के बारे में, उसमें सबसे प्रबल जाति जो है उसको थामने की है, जिस जाति से ताल्लुक रखते हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया है। अब पार्टी की कमान भी उनके हाथ में है, और वो बाला साहब की विरासत और एकनाथ और दिघे साहब की विरासत, ये दोनों जो है, आनंद दिघे की विरासत। अब आनंद दिघे पूरा मराठा ग्रुप को कंट्रोल करते थे, और कहा जाता था कि कभी कभी वो इतने पावरफुल थे कि बाला साहब के फैसलों पर वो उठा सकते थे उंगली। हालांकि बाला साहब ने कभी उनको मना नहीं किया किसी बात के लिए, और वो भी बाला साहब का हमेशा सम्मान किए। लेकिन वो इतने कद्दावर नेता थे कि वो थाने के बाला साहब कहलाते थे। अब एक जाति विशेष जो है मराठा, उसके पास चली गई शिवसेना। इस बात को आप समझिए कि तो ये वहां की राजनीति पे खलबली मचा सकता है ये फैसला, क्योंकि सारे मराठाओं के लिए अब एक नया विकल्प आ गया। एनसीपी जो अभी तक शरद पवार साहब के नेतृत्व में चल रही है, वही सबसे बड़ी पार्टी थी। हालांकि मराठा तो हर जगह है, क्योंकि वो सबसे प्रभावशाली है, लेकिन उनकी मेन पार्टी, अब वो एक मेन पार्टी और उनके पास है। और एनसीपी के साथ दिक्कत यह है कि एनसीपी में अगर मराठा समर्थन है, तो एनसीपी जो है वहाँ पर वो कभी बीजेपी के साथ नहीं जाती है, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा सपोर्ट बेस मुस्लिम्स का है। मराठास जो हैं वो सबसे प्रभावशाली है, और हमेशा सीएम उनके बनते रहे हैं। बस आखिरी कुछ बार कह लीजिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे बन गए या देवेंद्र फडणवीस बन गए, वरना ब्राह्मणों का वहाँ पर कोई ऐसा वर्चस्व नहीं है। शायद इसीलिए देवेंद्र फडणवीस के दावे को बीजेपी ने ही खारिज कर दिया था। तो मराठाओं को अगर कोट किया जा रहा है यहाँ पर, तो आप ये समझ लीजिए कि राह उनके लिए, जो बाला साहब की सियासत और उनकी विरासत की बात करते थे उद्धव ठाकरे, उनके लिए बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी मुश्किल होने जा रही है कि जो बीएमसी चुनाव है, जिस पर एकाधिकार लगातार बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिवसेना का बना रहा था, चुनाव होने वाले हैं, और शायद उनके लिए आसान नहीं रह जाएगा अगर उद्धव ठाकरे बहुत कुछ तेज नहीं सोच लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी जुड़ने के लिए। और हमारे दर्शक भी बता सकते हैं कमेंट करके कि उद्धव से अगर शिवसेना छिन गई है, यानी कि उसका नाम छिन गया है, तीर कमान जो कि पार्टी का सिंबल था वो छिन गया है, तो अब उद्धव ठाकरे करेंगे तो क्या करेंगे? क्या पूरी तरीके से फंस गए हैं उद्धव ठाकरे? हमें कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।